हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम हाइड्रोजन एलिमेंट करने वाले हैं जो कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक अलग चैप्टर की फॉर्म में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अब शुरू करते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का और थर्ड मोस्ट अबंडेंट है अर्थ सरफेस का। और हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी होने वाला है। इवन आज की डेट में भी हम उसको यूज़ करते हैं, बट अभी हमारे कार्स एंड जो हम बोल सकते हैं व्हीकल्स में यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल रॉकेट में हम उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है वाटर और उसके साथ होती है एनर्जी लिबरेट। जो एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं रॉकेट में। ठीक है, तो आप खुद सोचिए यार कि अगर कल को अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ करना शुरू कर दें एज अ फ्यूल तो क्या होगा, फाइनली हमारे पास आएगा वाटर। ठीक है, और वाटर जो आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यार डेली यूज़ के लिए। समझ रहे हो बात? तो इसलिए हमें फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ क्या होगा, जो हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। अब देखो, जो हाइड्रोजन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, जिसे हम डाई हाइड्रोजन बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो है और एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पर देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि आज की डेट में भी डिबेटेबल है या डिस्कशन का इशू है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, पहली चीज़ जो हाइड्रोजन है वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की वो एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करती है, जो कि फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम क्या बोल सकते हैं कि वो हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हेलोजन्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 NP5 और वो ग्रुप 17 का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, वो ग्रुप 17 का पार्ट है। लेकिन जो हेलोजन्स है उन्हें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वैसे ही जो 1s1 है मीन्स इसे भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करता है। ठीक है, अब देखिए, एल्कली मेटल की तरह वो क्या करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, हेलाइड्स बनाता है, सल्फाइड्स बनाता है। ऑक्साइड्स मतलब H2O हो गया, हेलाइड्स मतलब HX हो गया, सल्फाइड मतलब H2S हो गया। तो वो क्या करता है, ये सब बनाता है एल्कली मेटल्स की तरह। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्योंकि क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो वो क्या कर लेता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। इसलिए उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस कि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन्स हैं उनका मेटेलिक करेक्टर नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं कि जब आयनाइजेशन इंथैल्पी के साथ जा रहे हैं, मींस यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो एल्कली मेटल है उनके साथ हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है मैच नहीं करती है। लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो किसके साथ मैच करती है, तो वो करती है, देखिए, फ्लोरीन के साथ। यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है 1680, 1312 एंड 520। तो ज़्यादा पास में कौन है, ये दोनों ज़्यादा पास में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन के साथ मैच करती है।
पहली चीज़। सेकंड चीज़ देखिए क्या है कि जैसे हैलोजन जो है वो क्या करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है, सेम तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है वो भी क्या करती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती है, ठीक है। उसके अलावा वो हाइड्राइड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हेलोजन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बन जाता है H पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस ही बचा ये, जिसको हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो क्या बचा, ये न्यूक्लियस बच गया। और जो न्यूक्लियस होता है आपको पता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू अदर एटॉमिक एंड आयनिक साइज, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो H पॉजिटिव है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। H पॉजिटिव क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और जैसे उसे कोई और मिलेगा वो उसके साथ क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हाई रिएक्टिविटी, यहाँ क्या लिखा था, लो रिएक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही थी वो H नेगेटिव की बात हो रही थी और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, H पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण जो है हाइड्रोजन जो है एक अलग बिहेवियर शो करता है, यूनिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे सेपरेटली प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डाईहाइड्रोजन करेंगे, हाइड्राइड्स करेंगे, वाटर करेंगे एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले बात की गई है डाईहाइड्रोजन मीन्स H2 की। अगर हम बात करते हैं अकरेंस की, ठीक है, तो जो डाईहाइड्रोजन है H2 है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। 70% टोटल मास ऑफ यूनिवर्स का क्या है, हाइड्रोजन है। और दूसरी बात, जो सोलर एटमॉस्फेयर है, मीन सन का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन से हीलियम बनता है सन के अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात कही गई है कि जो सोलर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही है। इवन जो जुपिटर एंड सैटर्न है वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर, क्योंकि बहुत हल्का होता है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत कम मिलता है, मतलब अर्थ सरफेस में नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा हाइट पे मिलेगा, ये बोल सकते हैं आप, मतलब बहुत कम अबंडेंस में मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो आप नीचे वो रह ही नहीं पाता, वो अराइज कर जाता है ऊपर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और वो कंबाइंड फॉर्म में मीन्स लाइक ओशन में वाटर होता है या फिर हमारा अर्थ क्रस्ट में 15.4% जो है आप बोल सकते हैं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, टिश्यूज़, प्रोटीन जो भी हैं, और भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो उन सब में भी क्या है, हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप्स हैं। पहला इसमें क्या है, प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम, फिर ट्रिटियम। प्रोटियम 1H1, 1H2, 1H3। ड्यूटीरियम को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसमें जो प्रोटियम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, प्रोटॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0 होंगे। वैसे ड्यूटेरियम में कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। और ट्रिटियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। मतलब इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो दोनों में क्या है, सेम है, बट जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो आइसोटोप्स हैं हम इनको क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, जो ड्यूटेरियम होता है उसको हम और क्या बोल देते हैं, हैवी हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, तो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो ट्रिटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, ये हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो आइसोटोप्स जो होते हैं उनको मतलब कि उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है H.C. यूरे,
उन्होंने क्या किया था कि जो मास नंबर 2 वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप्स था उसको क्या किया था, सेपरेट किया था, मतलब आप बोल सकते हैं डिस्कवर किया था, मतलब डिस्कवर मीन्स कि अलग करके बताया था, ठीक है। तो HC यूरे ने क्या किया था कि क्या बोल दिया मैंने, ड्यूटीरियम, मास नंबर 2 मीन्स ड्यूटीरियम, ठीक है, उसके बारे में बताया था, उसको अलग किया था, सेपरेट किया था औरों से, ठीक है। तो चीज़ आपको याद रखनी है। अगली चीज़ कि जो मोस्ट अबंडेंट है हमारे अर्थ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप, वो कौन सा है, 1H1 है, जिसको हम प्रोटियम बोल देते हैं, मीन्स नॉर्मल हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर पे आता है ड्यूटीरियम, जिसका परसेंटेज है 0.0156%। और फिर आता है ट्रीटियम। तो ट्रीटियम का कंसंट्रेशन कितना है, 1 एटम पर 10 रेज टू पावर एटम्स ऑफ प्रोटियम, मतलब 1 एटम पर 10 रेज टू पावर एटम्स ऑफ प्रोटियम, ठीक है। तो चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटियम है, फिर ड्यूटीरियम है, फिर ट्रीटियम है। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया था जो ट्रीटियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और वो क्या करता है, बीटा पार्टिकल्स को क्या करता है, एमिट करता है, और उसका जो हाफ लाइफ होता है मीन्स वो विद टाइम, मतलब आप बोल सकते हैं खुद को डिकम्पोज करता रहता है। सपोज करिए आज 100 आपके पास क्वांटिटी है, तो जो 50 उसका क्वांटिटी बचेगा वो आफ्टर 12.33 ईयर्स में बचेगा, मीन्स 12 ईयर्स के अंदर अंदर वो क्या करता है, अपने आप को आधा जो है बोल सकते हैं डिकम्पोज कर चुका होता है, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो गया, डीके कर चुका होता है, ठीक है। ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1H3 से क्या बन रहा है, 2H3 एंड -1E0, ठीक है, यही है। तो यही यहाँ पर क्या किया गया, आप बोल सकते हैं कि ट्रीटियम का रिएक्शन मैंने दिखाया है, जिसमें -1E0 क्या है, बीटा पार्टिकल्स है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगली चीज़, जो आइसोटोप्स हैं उनके अंदर हमने क्या देखा कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी, सब में क्या है, न्यूट्रॉन्स अलग है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबकी सेम होगी क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व होता है, वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, बिकॉज सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ लार्ज मास डिफरेंस, क्योंकि उन सब में क्या है, मास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे आर डिफरेंट। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। मतलब अगर मैं आपको ये चीज़ ऐसे दिखाऊं, यहाँ पर CH4 का एग्जांपल दूं और CD4 का एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन किसका होता है, इस वाले का होता है। CD को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू CH को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात प्रेपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, डाईहाइड्रोजन की। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लेबोरेटरी प्रेपरेशन की बात की गई है कि जो डाईहाइड्रोजन है उसको हम कैसे लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि आप जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट HCl के साथ जो है रिएक्ट करवाइए, तो आपके पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से निकल आएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब पीसेस, ठीक है। अगला रिएक्शन इसमें देखिए, अगला रिएक्शन क्या है यहाँ पर कि जिंक डस्ट हमने लिया है, उसको हमने एक्वस NaOH, मतलब देखिए जो NaOH होता है उसके कुछ इस तरीके से पैलेट्स होते हैं, ठीक है, उनको आप पानी में घोलोगे और उसके अंदर क्या करोगे, जिंक डस्ट ऐड करोगे, तो आपके पास सोडियम जिंकेट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो HCl मतलब एसिडिक मीडियम में भी आप बना सकते हो और बेसिक मीडियम में भी बना सकते हो फ्रॉम जिंक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए अगली चीज़ यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन का पहला तरीका है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए आप जितने भी रिएक्शंस देखेंगे उसमें तो प्लैटिनम होगा या PD होगा या फिर Ni मीन्स निकल होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है वाटर एसिडिफाइड हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए जब वाटर नेचुरली होता है तो वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें क्या बोल देते हैं कि एसिड ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है उसके अंदर कि वो आयनाइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि वो आप बोल सकते हैं कि अच्छे से इलेक्ट्रोलिसिस कर पाएगा। तो ये रीज़न है कि हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड वाटर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर निकल आएगी और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिपरेशन हो गई। और अगली चीज़ क्या है इसमें कि जो हाइड्रोजन हम बेरियम हाइड्रोक्सी वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं बाय यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड, वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी का होता है। क्या बोल दिया मैंने, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो हाइड्रोजन हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है। कैसे बनता है वो, तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए अगली चीज़ देखिए इसमें कि और कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हो, तो उस केस में बाई प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन है क्या, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NaCl इन वाटर, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं, मतलब NaCl प्लस वाटर, उसको क्या बोल देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन बोल देंगे। बस जो NaCl होगा उसमें क्या होगा, मतलब उसकी क्या होगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl प्लस वाटर, उससे क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरीन बन जाएगा गैस एंड हाइड्रोजन गैस, एंड ये क्या बन गया, NaOH, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि हम क्या कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन की प्रिपरेशन के लिए, और उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, उसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, तो आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो स्टीम का रिएक्शन करवा सकते हो हाइड्रोकार्बन या फिर कोक से, और एट अ हाई टेम्परेचर। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीम का रिएक्शन हाइड्रोकार्बन या फिर कोक के साथ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मीथेन हो गई प्लस वाटर, ठीक है। वाटर नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, स्टीम है, वाटर गैस लिखा है मीन्स स्टीम है, मीन्स मीथेन का आपने रिएक्शन करवाया किसके साथ, स्टीम के साथ, एट वेरी हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। आपके पास क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर गैस बोल देते हैं। तो याद रखिएगा इसको क्या बोल देंगे हम लोग, वाटर गैस बोल देंगे, ठीक है। तो CO प्लस H2 का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। अब देखिए जो अगली चीज़ है इसमें कि जो हमारे पास ये मिक्सचर है, मीन्स ये जो था अभी हमने किया, जो वाटर गैस वाला जो मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये हम आगे बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, इवन मीथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम वाटर गैस को सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा कि हम वाटर गैस को सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोल देते हैं, ठीक है। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिन गैस को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीवेज से, सॉडस्ट से, स्क्रैपवुड से, न्यूज़पेपर से, इन सब से क्या कर रहे हैं हम लोग, सिन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब सिन गैस जो है वो कोल से प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोल का गैसिफिकेशन। क्या बोल दिया मैंने कि जब हम सिन गैस को कोल से प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोल का गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर सपोज करो हमें क्या करनी है, ये लिखा है ना यहाँ पर, क्या लिखी है, बोला कि अगर हमें क्या करनी है, अगर सिन गैस को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्बन है हमारे पास, कोल हो गया, कार्बन हो गया, उसमें से हमने स्टीम को पास करवाया एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर, ये क्या आ गई हमारे पास, सिन गैस आ गई। लेकिन अगर हमें इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है और ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इस सिन गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे और ज़्यादा स्टीम से आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो सिन गैस है उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए जब आपने यहाँ पर देखा इस तरीके से लास्ट रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, इसमें क्या बन रही है, साथ में CO2 बन रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे यूज करेंगे, स्क्रबिंग से यूज करेंगे। क्या बोल दिया मैंने, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कैसे यूज रिमूव करेंगे, स्क्रबिंग से रिमूव करेंगे। स्क्रबिंग मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन यूज करते हैं टू वॉश आउट द पॉल्यूटेंट्स और क्या बोल सकते हैं, सम पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन हम लेंगे वो लेंगे सोडियम आर्सेनाइड का, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, जो CO2 यहाँ पर निकल रही है इसको हमें अगर रिमूव करना है तो हम करेंगे बाय स्क्रबिंग या बाय स्क्रबर्स। और स्क्रबर्स होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सम लिक्विड, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस केस में हम CO2 के केस में क्या लेंगे, लिक्विड सोडियम आर्सेनाइड ले लेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। और जो पूरा रिएक्शन था इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या किया, पहले सिन गैस को प्रोड्यूस किया, बाद में उसको क्या कर दिया हमने, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया हमने, और ज्यादा उसे स्टीम के साथ ट्रीट किया, जो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड था इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, तो हमारे पास और ज्यादा सिन गैस मिल जाएगी। तो उसको हमने क्या बोल दिया, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटली हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से जो डाईहाइड्रोजन बन रहा है वो 77% बन रहा है। पेट्रोकेमिकल पता है क्या होता है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से 77 प्रोडक्शन हो रहा है, कोल से 18% का हो रहा है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से 4% का हो रहा है, और अदर सोर्सेज से 1% का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं फास्ट इसकी प्रेपरेशन, ताकि आपको चीज़ें अभी के अभी याद हो जाए। पहले हमने क्या किया था, एसिडिफाइड वाटर लिया था, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हमने किया। दूसरा हमने क्या किया था कि हमने क्या किया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म एक्वस सॉल्यूशन लिया था और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड। उससे हमें बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी का डाईहाइड्रोजन मिला था। थर्ड हमने क्या किया कि जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन था, बेसिकली हम उसका यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, बट उसके साथ उसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, यही निकलता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट मेथड किया उसमें क्या किया हमने कि हम हाइड्रोकार्बन से या फिर कोक को रिएक्ट करवाएंगे स्टीम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। उससे क्या आ जाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पूरे मिक्सचर को वाटर गैस बोल देते हैं। और ये बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस भी बोल देते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और सिन गैस आजकल हम बहुत तरीके से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी। और जब हम कोल से सिन गैस को प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, कोल गैसिफिकेशन बोल देंगे, उसके लिए ये रिएक्शन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोल देंगे। ये चीज़ हमने कर ली। CO2 को हमें रिमूव करना है तो हमें स्क्रबिंग यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम सोडियम आर्सेनाइड लिक्विड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आजकल हम करते हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू करते हैं, मींस ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू करते हैं, फिर कोल से करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन से करते हैं, और बाद में हम अदर सोर्सेज से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो डाईहाइड्रोजन है वो क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस एंड कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, पहली चीज़। और वो हवा से हल्की है, लाइटर देन एयर, वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, दो सेम एटम है, ठीक है, यही है, और वो साथ ही साथ क्या है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो बात, मतलब सिंगल बॉन्ड से दो एटम्स जुड़े हुए हैं किसी एलिमेंट के, मींस जो ये बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इसे तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। समझ रहे हो बात। तो उसी का प्रूफ करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए रूम टेम्परेचर या किसी टेम्परेचर पे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एट 2000 केल्विन जो डिसोसिएशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम के अंदर, वो सिर्फ 0.081% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है यार, ठीक है।
और एट 5000 केल्विन कितना है 95.5%। तो याद रखना है आपको कि जो हमारे पास डायहाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं स्टेबल है या इनर्ट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर हमें एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, पहले हमने यहाँ पर क्या बात की थी कि प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगली बात आती है अगर हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जो हाई टेम्परेचर है हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क और यूवी रेडिएशन, मतलब बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और बाय यूजिंग यूवी रेडिएशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उतना ज़्यादा टेम्परेचर आप बोल सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं टू डिसोशिएट डाइहाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है, राइट, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो किस तरीके की रिएक्शन देगा, वो कैसे करेगा, या तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसे शेयर करेगा, ठीक है, और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वही हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन, तो सबसे पहला जो हाइड्रोजन का रिएक्शन है वो किसके साथ है, यहाँ पर हेलोजन के साथ है। तो यहाँ पर हेलोजन्स क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है जिसमें वो 2H बना रहा है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन की, तो देखिए फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो इजीली फ्लोरीन के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा, बट आयोडीन के साथ वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसे एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आयोडीन है बहुत बड़ा साइज में है, हाइड्रोजन छोटा सा है, लेकिन जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है दे आर अप्रोक्सीमेटली नहीं बोलेंगे, दोनों ही बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, दोनों क्या है बहुत छोटे छोटे हैं, और इजिली वो क्या करेंगे कंबाइन करके बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr की होगी, फिर HCl की होगी, फिर HF की होगी। क्यों ऐसा ई ऑर्डर क्यों है, बिकॉज अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, ठीक है, इसलिए वो जल्दी अपना H पॉजिटिव जो है दे देगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो HI है वो क्या है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद HBr है, फिर HCl है, फिर HF है। दूसरा रिएक्शन देखिए ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, वाटर बना दे रहा है, और वाटर के साथ साथ और क्या निकल रहा है, तो एनर्जी भी निकल रही है। हमने रॉकेट के केस में देखा था ना, वही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, H2 + O2, तो वाटर प्लस एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और जो एनर्जी है वो कितनी है, ये देखो ये एनर्जी निकल रही है, मीन्स जो ये रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब जब एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक मतलब जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। तो जब एंडोथर्मिक होगी तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और जब एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी नेगेटिव आएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए अगला रिएक्शन यहाँ पर क्या है, मेटल के साथ है, तो मेटल के साथ क्या बनाएंगे, वो MH बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेटल हाइड्राइड हो गया हमारे पास। अब जो ये रिएक्शन है ये भी हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा ये, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइड्रोजन की, ठीक है, वो कितनी होगी, वो -1 होगी, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने कि जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। इसमें देखिए अगला रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रोजन गैस के साथ है, जिसमें अमोनिया बनता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हैबर प्रोसेस बोल देते हैं, जिसमें जो कैटलिस्ट है हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो याद रखना है कि N2 + H2 फॉर्म्स NH3, जो ये प्रोसेस है इसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं, कैटलिस्ट आयरन है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज़ होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला जो है इसका रिएक्शन है मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है। तो मेटल आयन और मेटल ऑक्साइड्स का जब हम रिएक्शन करेंगे तो दोनों ही को वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है खुद ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है। तो याद रखना है कि दूसरों को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी खुद को ऑक्सीडाइज कर कर, ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पर, सिंपल है। अब देखिए आगे क्या है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा पहली बात कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और इन रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, यूटिलिटी है। यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या है कि जो वेजिटेबल ऑयल है
उसको आप एडिबल फैट या फिर वनस्पति घी में कन्वर्ट कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। मतलब H2 प्लस वेजिटेबल ऑयल्स फॉर्म एडिबल फैट्स या फिर वनस्पति घी, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और पूरा रिएक्शन जो है वो निकल की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला रिएक्शन क्या है, यहाँ पर H2 प्लस CO मतलब क्या हो गया, ये वाटर गैस या फिर सिन गैस हो गई। तो ये जब ऑलिफिन्स मतलब एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है अटैच हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ गया है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोफॉर्माइल ग्रुप जो है वो जुड़ गया है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। क्या बोल दिया मैंने, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है। तो ये बोल देते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो पहला इसका यूज क्या है कि वो अमोनिया के लिए यूज होती है, उसकी प्रेपरेशन के लिए यूज होती है। और अमोनिया से फर्दर हम निट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, ठीक है। वनस्पति फैट और घी की प्रेपरेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। मीथेनॉल को बनाने के लिए यूज होती है, कैसे, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सिन गैस है उसको कोबाल्ट की प्रेजेंस में रख के हमने क्या किया है, मीथेनॉल बना दिया है। अगली चीज़ मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए यूज होती है, HCl बनाने के लिए यूज होता है, जिसका यूज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, लैब्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगली चीज़ मेटलर्जी में यूज होती है, टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड, अभी हमने देखा, देखिए ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो हैवी मेटल्स को रिड्यूस करने में यूज होती है, मेटलर्जी में यूज होती है। अगला रॉकेट फ्यूल, हमने शुरुआत में ही कर लिया था कि H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2 प्लस, बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी और जो एनर्जी होगी वो एज अ फ्यूल यूज होगी, ठीक है। फ्यूल सेल में यूज होता है, वही चीज़ जो हमने ऊपर कही उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। उसके बाद वेल्डिंग एंड कटिंग में यूज होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन को वापिस से रिकम्बाइन करते हैं और एक हाई टेम्परेचर जनरेट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखो जो आपने देखी होगी ना, कुछ इस तरीके की कुछ वेल्डिंग मशीन होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोसेस रहता होगा जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, जो हमें दिखता नहीं है बट ऐसा होता है। तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, जब वो जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। देखो जब तोड़ना होता है तो हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन जब जोड़ना है तो जोड़ने के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो क्या होगा, ये एनर्जी वहाँ पर रिलीज हो जाएगी और इस एनर्जी के रिलीज के कारण वहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने डाइहाइड्रोजन जो है वो ख़त्म कर लिया है और आज बस इतना ही करेंगे। नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक मतलब बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू।